ऑब्वियसली पहले तो क्विक रिकैप लेंगे कुछ ओ लेवल की चीजों का। ठीक है, देखो, whenever any atom has to make a covalent any bond, चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो चाहे कोवेलेंट हो, तो वो बॉन्ड बनाने का रीजन क्या होता है? वो बॉन्ड बनाने का रीजन ये होता है कि दे हैव टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। ठीक है, स्टेबिलिटी अचीव करनी होती है ना उनको, इसलिए कोई भी एटम जो है वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बना रहा होता है। ऐसा ही है। अच्छा, अब सबसे पहले तो हमें ना, अब इसमें अगर आप रिवाइज करो ओ लेवल का, तो केमिकल बॉन्डिंग जो होती है वो बेसिकली ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, या तो अपोजिटली चार्ज आयन्स होते हैं आयनिक कंपाउंड्स में, और कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में वो शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो हम लोग चीजों को ना थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग पहले तो एक चीज रिकॉल ये कर लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना काम एक टर्मिनोलॉजी से जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म आपने पीछे ओ लेवल में नहीं पढ़ी थी, तो पहले तो हम ये इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, क्योंकि अब जो हम बॉन्डिंग सीखेंगे ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए सीखेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन होती है, इट इज द पुलिंग पावर ऑफ एनी एटम टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। पहले डेफिनेशन लिख लो फिर समझाते हैं क्या है। इट इज द पुलिंग पावर of any atom to pull the electrons towards itself. This is known as electronegativity. For example, आप कोई मेटालिक एटम लो या नॉन मेटालिक एटम लो, दोनों के एटम के पास सेंटर में वी हैव न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, चाहे वो क्लोरीन एटम हो चाहे वो सोडियम एटम हो। तो दोनों के जो न्यूक्लियस हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज एंड दे टेंड टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, अब सोडियम में जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है ये कम है, जिसकी वजह से उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं। क्लोरीन में ये जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है ये ज्यादा है, जिसकी वजह से वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो लूज नहीं करता। अब ये जो न्यू पुलिंग पावर है, इस पावर को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और ये पुलिंग पावर किस चीज पे डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी आपके न्यूक्लियर चार्ज पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। जितना ज्यादा न्यूक्लियस स्ट्रांग होगा, मतलब जितना ज्यादा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, मतलब जितने उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर्स पढ़ना चाहूँ कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो किस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ये फैक्टर्स कोई नए नहीं है आपके लिए, अब आपने पहले चैप्टर में सारे पढ़ लिए हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। सबसे पहला फैक्टर तो हमारे पास है न्यूक्लियर अट्रैक्शन। न्यूक्लियर अट्रैक्शन के लिए एक और नाम आपने पढ़ा था, न्यूक्लियर पुल, या इसको अब हम न्यूक्लियर चार्ज भी कह सकते हैं ना। जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतना ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, तो उसको हम न्यूक्लियर चार्ज भी कह सकते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज आपका जितना ज्यादा होगा उतने एटम की पुलिंग पावर, मतलब न्यूक्लियस की पुलिंग पावर ओवर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेसिकली
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, इज इट राइट? सेकंड फैक्टर क्या हो सकता है? देखो क्लोरीन का जो वैलेंस शेल है वो थर्ड शेल उसका वैलेंस शेल है। अगर मैं क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन की बात करूं तो फोर्थ शेल उसका वैलेंस शेल है। अब जब जितना डिस्टेंस न्यूक्लियस से दूर होगा वैलेंस शेल का, उतनी ज्यादा पुलिंग पावर कम हो जाएगी, राइट? जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जीज के लिए फैक्टर डिस्कस किए थे ना, सेम सारे वही फैक्टर्स हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट एटॉमिक रेडियस और डिस्टेंस ऑफ वैलेंस शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो भाई डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट क्लोरीन, तो क्लोरीन एटम जो है उसका जो वैलेंस शेल है वो थर्ड शेल है, ऐसा ही है ना? लेकिन अगर मैं इसके नीचे जाऊं, ग्रुप 17 में ब्रोमीन की बात करें, तो ब्रोमीन का जो वैलेंस शेल है वो फोर्थ शेल है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है उससे दूर है, लेकिन ब्रोमीन का और ज्यादा दूर है, ब्रोमीन का साइज और बड़ा है। तो अट्रैक्शन ब्रोमीन के न्यूक्लियस की अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे ऑफकोर्स कम होगी। तो आप इसको किस तरह से कह सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस या एटॉमिक रेडियस। मतलब एटॉमिक रेडियस अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी, पुलिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी। साइज बड़ा होगा एटम का, या एटॉमिक रेडियस की जगह एटॉमिक साइज लिख लो। अगर किसी एटम का साइज बड़ा होगा तो उसकी पुलिंग पावर ओवर द इलेक्ट्रॉन्स कम होगी, ठीक है? और थर्ड फैक्टर क्या होना चाहिए, जरा आप लोग बताओ। हाँ भाई, आयनाइजेशन एनर्जीज में जो तीन फैक्टर्स पढ़े थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जीज, उसमें क्या क्या था? न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर अट्रैक्शन, एटॉमिक साइज, और थर्ड फैक्टर क्या था? फैजान मुसव्विर, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, वेरी गुड, दैट वाज शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, शील्डिंग इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ शेल्स पे। दिस इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ शेल। इफ ब्रोमीन हैज मोर नंबर ऑफ इनर शेल्स, तो उस पे शील्डिंग ज्यादा है, और शील्डिंग ज्यादा होती है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पुल करना निकालना भी आसान होगा, न्यूक्लियस के लिए पुल करना भी मुश्किल होगा। तो शील्डिंग बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगेन electronegativity is inversely proportional to shielding effect. और shielding effect depends upon number of shells, जितने नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे उतना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है? और शील्डिंग फिर हमने आयनाइजेशन एनर्जी में शील्डिंग सिर्फ शेल्स की नहीं देखी थी, बल्कि सब शेल्स की भी देख ली थी। मतलब हमने ये भी देखा था ना, इफ वी टॉक अबाउट मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, though the valence electron in both magnesium and aluminum is in थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम शेल, लेकिन एल्यूमिनियम का जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम शेल में तो है, लेकिन थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम शेल के पी सब शेल में, एंड पी सब शेल हैज 4 सब शेल्स बिफोर 3p, इसलिए उस पर शील्डिंग थोड़ी ज्यादा है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम में शील्डिंग करने के लिए पीछे
सब शेल्स कम है, एल्यूमिनियम में ज्यादा है। तो दो दे आर इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम शेल, लेकिन थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम शेल में भी सब शेल डिफरेंट होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट होती है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ट्रेंड बताओ ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप, ट्रेंड ऑफ इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रो, बिल्कुल, trends of electronegativities across the period, across the period, लेट्स से पीरियड 3 की एग्जांपल ले लेते हैं। अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर पुल इंक्रीज होगा या न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे ना, इसकी वजह से आपके पास क्या होगा, पुलिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ शेल सेम है तो डिस्टेंस भी सेम रहेगा और शील्डिंग भी सेम रहती है। अब जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम में डिप आया था ना, अब यहाँ पे हमें ना उन डिप्स को देखने की जरूरत नहीं है, हम इतनी डिटेल में नहीं जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में जैसे हम आयनाइजेशन एनर्जीज में गए थे। तो हम एक जनरल ट्रेंड की बात करते हैं। तो अक्रॉस द पीरियड जनरल ट्रेंड क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। और क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि अक्रॉस द पीरियड हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। अक्रॉस द पीरियड electronegativity increases as nuclear charge increases due to increase in number of protons, but as number of shells stays same, so atomic size and shielding effect stays same. Got it? आगे बढ़े। यस। अच्छा, what would be the trend of electronegativity down the group, वो भी बता दो, लिख लिया ना? डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होगा क्योंकि डाउन द ग्रुप हमारे पास शील्डिंग नंबर ऑफ डिक्रीज। शेल्स भी बढ़ रहा है, शील्डिंग भी बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ऑल्दो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, लेकिन जो शील्डिंग और डिस्टेंस की वजह से इंक्रीज आ रहा है ना, मतलब शील्डिंग और डिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिक्रीज ज्यादा आ रहा होगा एज कंपेयर टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है।
अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही एक्चुअली डिसाइड करेगी कि कौन से दो एलिमेंट्स आपस में आयनिक बॉन्ड बनाएंगे और कौन से दो एलिमेंट आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ओ लेवल में तो हमने सिंपल एक बात कर ली थी ना कि मेटल एंड नॉन मेटल दे मेक आयनिक बॉन्ड विद ईच अदर, बट नाउ वी हैव फ्यू मेटल्स व्हिच कैन मेक अ कोवलेंट बॉन्ड एज वेल। ठीक है, तो अब इसलिए समझना उनको कि भाई क्यों मेटल अब जाके कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाएगा, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ आना जरूरी है। अच्छा, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो इसका रीजन क्या है? ऑल्दो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बट लेकिन एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो रहा है ना, एटॉमिक साइज एंड शील्डिंग इफेक्ट also increases due to increase in number of shells। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। समझ आई यहाँ तक बात? यस सर। अच्छा, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जनरल ट्रेंड तो हमने पढ़ लिया। इनकी ना कुछ वैल्यूज हमें गिवन होती हैं डाटा बुकलेट में। अब डाटा बुकलेट एग्जाम में तो नहीं मिल रही है। एग्जाम में अगर if he would be asking you to use the values for electronegativity, so those will be given with the question। आपको याद कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज देता कैसे है। देखो, these are known as Pauling electronegativity values, and Pauling was a scientist, of course he was working over electronegativity, तो उसी के नाम से चला रहे हैं। अब देखो, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू गिवन है दैट इज 2.1। अच्छा, lithium is 1, beryllium is 1.6। we are moving across the period 2 in a periodic table। boron is 2, carbon is 2.5, nitrogen is 3, oxygen is 3.5, fluorine is 4। अच्छा, फ्लोरीन इज बेसिकली द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द periodic table। देखो, अभी तक जितने भी एलिमेंट्स आपके सामने यहाँ पे गिवन है, उन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू फ्लोरीन की है। मतलब फ्लोरीन हैज द ग्रेटेस्ट पुलिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आई बात? इसी तरह अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाऊंगा, जैसे ग्रुप 17 में, इफ आई सी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 4, देन क्लोरीन इज 3 and bromine is 2.6, so it is decreasing down the group। similarly group 16 में oxygen 3.5 है, sulfur 2.6 है, selenium 2.6 है, they are nearly same। अब यहाँ से नाइट्रोजन, फास्फोरस, अब ये जो एलिमेंट्स आपको गिवन है ना, इसको अगर तुम लोग गौर से देखो, अब प्रोडक्ट टेबल पड़े हुए सामने, आपको ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
प्रॉपर्टीज की वैल्यूज गिवन है ना, ये पूरे प्रोडक्ट टेबल की तो गिवन नहीं है। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक की गिवन है, तो अब ये आर्सेनिक की और फास्फोरस की नियरली इक्वल क्यों है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जबकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हुए हैं, तो इनका न्यूक्लियर चार्ज भी तो इंक्रीज हो रहा है, तो ऑलमोस्ट एक दूसरे को काउंटर कर रहे होते हैं ये। लेकिन इसका रीजन हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बस हमें इनकी वैल्यूज अगर वो यूज करने के लिए कहता है तो हमें यहाँ से वैल्यूज देखनी होगी। और यूजुअली क्वेश्चन ऐसा देता है कि वो दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मालूम करवाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मालूम करने से पता है क्या पता लगता है, हमें पता लगता है कि वेदर दैट वुड टू एलिमेंट वुड फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो वो अभी हम देखते हैं आगे आयनिक बॉन्डिंग जब स्टार्ट करेंगे। ये पॉलिंग्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज अगर आपसे यूज करवाएगा तो आपके साथ क्वेश्चन में गिवन होंगी। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो। अच्छा, अब थोड़ा सा ना जरा ओ लेवल का जल्दी जल्दी से रिकैप करना है। देखो, आयनिक बॉन्डिंग आपको पता है क्या होती है, राइट? आयनिक बॉन्डिंग इज अ बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड व्हेन दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैपेंस, an atom which loses electron gets a positively charged ion, and an atom which gains an electron gets a negatively charged ion. So these oppositely charged ions are attracted to each other by electrostatic force of attraction. ऐसा ही है ना? So if we go on writing about the definition of an ionic bond, ionic bonding की definition क्या होती है? It is a bond formed it is a bond formed due to transfer of electrons and formation of oppositely charged ions attracted to each other by electrostatic force of attraction, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज आयन, अपोजिटली चार्ज आयन में कैटाइन होगा और एक एनाइन होगा, ठीक है। अगर आपसे आयनिक बॉन्डिंग बनाने के लिए कहते थे, in order to make the ionic compound sodium chloride, first of all you should know the formula of sodium chloride. और फॉर्मूला मेकिंग हम कैसे करते थे? सोडियम गेट्स अ चार्ज ऑफ +1, क्लोराइड गेट्स अ चार्ज ऑफ -1, द फॉर्मूला इज NaCl. अब सोडियम हैज one valence electron and it will lose that valence electrons to form a charge of +1, whereas chlorine has 7 valence electrons. Chlorine does not lose electron, क्योंकि बेटा क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सोडियम की कम है। समझ आई बात? इसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम याद है कैसे बनती थी? यस सर। ठीक है, गुड। तो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम में वी यूज्ड टू से sodium atom after losing one electron it will be left with two shells. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और बैलेंस शेल में पिन चली गई। बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि लूज हो गया, तो इस पे +1 चार्ज आ जाएगा। और क्लोरीन एटम के पास 3 शेल्स हैं,
फर्स्ट शेल में इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन ये सोडियम से गेन करेगा और उस पर -1 चार्ज आ जाएगा। याद आ गया? बना लोगे आयनिक बॉन्डिंग डॉट एंड क्रॉस? Yes, sir. जितने भी आयनिक कंपाउंड आपने उसमें पढ़े थे ना ओ लेवल में, डॉट एंड क्रॉस सारे वही हैं, ठीक है? तो जो ओ लेवल की थी वही बनानी है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है आयनिक बॉन्डिंग में। जो ओ लेवल में था बिल्कुल वैसा ही। कोवलेंट बॉन्डिंग में बहुत कुछ एक्स्ट्रा आने वाला है, लेकिन आयनिक बॉन्डिंग में कुछ नहीं आने वाला है एक्स्ट्रा। लेकिन डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाने के लिए आ जाती है और आ चुकी है, ऐसा नहीं है कि वो ए लेवल में देगा नहीं, ओ लेवल में पूछ लिए तो दी भी है। अच्छा, इसका हैंडआउट मैं अपलोड करता हूँ, तो थोड़ा सा ये क्या होती है, आयनिक बॉन्डिंग किस तरह से बनती है। You have to make the ionic bond of sodium chloride, magnesium chloride, calcium chloride। ये तो सिलेबस कहता है कि इन तीन की प्रैक्टिस करवा दो, लेकिन ओ लेवल में तो इससे ज्यादा आगे जाके प्रैक्टिस करते हो ना। अच्छा, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके नहीं बने हुए, वो इसलिए छोड़े हुए हैं कि आपने कंप्लीट करनी थी। मैग्नीशियम आयन जब बनेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, कैल्शियम आयन जब बनेगा तो इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 8 होंगे। ठीक है, कर लोगे बेटा, ये छोड़ दूं मैं, खुद पढ़ लोगे। Yes, sir. सब ओ लेवल वाला है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, इन तीन कंपाउंड्स की आयनिक बॉन्डिंग डॉट एंड क्रॉस प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ आयनिक बॉन्डिंग लिखवा दिए। बाकी ये कुछ क्वेश्चंस ये हैंडआउट में आपको ड्राइव फोल्डर पे सबके पास होपफुली एक्सेस है, अगर नहीं है तो मुझे मैसेज कर देना, अभी मैं दे दूंगा। और ये कल तक जो है ना ड्राइव फोल्डर पे ये हैंडआउट अपलोड हो जाएगा, तो आपके पास इसमें से खोल के जो कंपाउंड की आयनिक बॉन्डिंग बनाने के लिए कह रही हुई है वो बना लेना। इफ यू आर नॉट श्योर कि तुमने सही बनाई है या गलत बनाई है तो मुझे भेज देना, मैं चेक करके बता दूंगा। ठीक है? अच्छा, आयनिक कंपाउंड जब बनता है तो वी नो दैट cations and anions they are alternatively arranged in the form of giant ionic lattice। याद है? इस तरह से आयनिक लैटिस बनता है। देखो, we have sodium ion and chloride ion alternatively arranged। समझ आई बात? अच्छा, अब इसमें ना देखो, जो एक सोडियम आयन है, अगर मैं ये सेंटर पे जाके देखूं, जो हमारा एक सोडियम आयन जो बीच में बनाया हुआ है ना, उसके राइट पे भी नेगेटिवली चार्ज एनाइन है, लेफ्ट पे भी नेगेटिवली चार्ज एनाइन है, उसके ऊपर भी है और नीचे भी है। मतलब राइट लेफ्ट आगे पीछे ऊपर नीचे सारे क्लोराइड आइन है। इसी तरह क्लोराइड आइन को अगर देखो, जो राइट वाली राइट मोस्ट डायग्राम है उसमें सोडियम आइन लेफ्ट पे, सोडियम आइन राइट पे, सोडियम आइन ऊपर, सोडियम आइन नीचे, सोडियम आइन पीछे, सोडियम आइन आगे। इस तरह से एक जायंट आयनिक लैटिस बनता है। और जब हमें इसको मेल्ट करना होता था तो हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती थी इन ऑर्डर टू ब्रेक अ लार्ज नेटवर्क और लार्ज नंबर ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। और यही रीजन होता है कि आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर मैं आपसे पूछूं आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या थी ओ लेवल में, तो यही थी ना, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज दे हैव अ जायंट आयोनिक लैटिस, so huge amount of energy is required to break many ionic bonds। ये मैं लिखवा देता हूँ क्वेश्चन, इसको लिख लो, 2 मार्क्स के लिए पूछ लेता है कभी सर ये सवाल। पेपर में बनाना होता है? नहीं, बनाने के लिए नहीं देता, बस ऑल्टरनेटिवली अरेंज ये देख के आना चाहिए आप। why ionic compounds have high
melting points. Ionic compounds have giant ionic lattice, so huge amount of energy is required to break many ionic bonds. This question comes for 2 marks in exam. ये याद कर लो, ठीक है? कभी कभार आता है, वही वाला है जो O level में पढ़ा था ना. You should know this. Sometimes he compares the melting points and boiling points of a covalent molecule and ionic compounds. ये पता होना चाहिए. चलें आगे. Yes, sir. अच्छा, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना वो ब्रिटल इन नेचर होते हैं. What does brittle means? Brittle means कि if you apply a force on an ionic compound, they breaks or cracks. Unlike metals, metal जो होते हैं वो malleable and ductile होते हैं. Metals पे जब आप force लगाते हो तो metal bend होता है ना, malleable and ductile जो level में पढ़ा था, because layers can slide over one another. लेकिन ionic compounds ना brittle in nature होते हैं, उन पे force लगाओगे तो वो directly break कर जाएंगे. और वो break होने का reason क्या है? Break होने का reason वही है कि see आयनिक लैटिस बन रहा है ड्यू टू अपोजिट. लेट से फोर्स लगाता हूँ इस पे, अगर मैं यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो ये लेयर स्लाइड होके आगे जाएगी ना. अब जब ये लेयर स्लाइड होके आगे जाएगी ऊपर वाली, तो अभी देखो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के ऊपर नीचे है. लेकिन जब ये लेयर स्लाइड होके आगे मूव करेगी तो थोड़ा सा भी आगे जाएगी तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के आमने सामने आ जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के आमने सामने आ जाएगा. तो दे विल रिपेल ईच अदर एट दैट वेरी इंस्टेंट. दे विल रिपेल ईच अदर. जैसे ही रिपेल करेंगे तो पूरी लेयर एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगी. तो जब ये जो आयनिक कंपाउंड है उसको फोर्स लगाते तो क्रैक करता है. जैसे आपके सामने जो कंक्रीट की वॉल है वो एक आयनिक कंपाउंड है, उस पर फोर्स लगाओगे तो पूरी वॉल बीच में से टूटेगी ना, क्रैक करती है. दैट्स व्हाई दे आर ब्रिटल इन नेचर. चाहो तो उसको पढ़ लेना, बस इतना बता दिया ना, इतना याद रह जाए तो वो भी काफी है. बस जस्ट गिव इट अ क्विक रीडिंग, ठीक है? अच्छा, इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, तो ओ लेवल में हमने इलेक्ट्रिसिटी इन केमिस्ट्री जो पढ़ा था, इसको भी रिकॉल कर रहे हैं. आई एम जस्ट होपिंग कि आपको याद है. अगर आपको नहीं याद है तो थोड़ा सा इन चीजों को खोल के देख लेना. इलेक्ट्रिसिटी इन केमिस्ट्री बेसिकली क्या था? देखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कैन हैपन ड्यू टू टू थिंग्स. या तो किसी सब्सटेंस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर फ्री आयन्स हो. फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे किन मटेरियल के पास होते हैं? मेटल्स के पास. मेटल्स हैव सी और डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. और एक नॉन मेटल भी है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज ग्रेफाइट. और जो फ्री आयन्स है ना, आयन्स किस कंपाउंड में होते हैं? आयनिक कंपाउंड में. आयनिक कंपाउंड आयन से बना हुआ है ना, लेकिन फ्री आयन्स होना जरूरी है इन ऑर्डर फॉर एन आयनिक कंपाउंड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब आयनिक कंपाउंड की अगर मैं सॉलिड स्टेट देखूं तो सॉलिड स्टेट में आयन्स होते तो हैं बट दे आर फिक्स्ड इन देयर पोजीशन. Solid state of ionic compound do not conduct electricity. Reason is because ions are fixed, not free to move. याद आ रहा है? इसी तरह आयनिक कंपाउंड की अगर हम मोल्टेन स्टेट देखें, मोल्टेन जिसको मेल्ट करते हैं या लिक्विड स्टेट, उसमें आयन्स दे आर फ्री टू मूव.
बॉन्ड टूट गए ना, नाउ आयंस आर फ्री टू मूव, तो आयनिक कंपाउंड्स इन मोल्टेन स्टेट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। रीजन, क्योंकि इसके पास फ्री आयंस आ जाते हैं। आयंस तो पहले भी थे लेकिन फ्री टू मूव हो गए। और थर्ड स्टेट क्या होती है आयनिक कंपाउंड्स की, जिसमें फ्री आयंस होते हैं? अबे माहम, मुसव्विर, माहीन, ताहा, रिदा, शयान। यस, वेरी गुड। एक्वस स्टेट, all those ionic compounds which are soluble in water, they dissolve into water to form aqueous ionic compounds. And aqueous ionic compound, they also conduct electricity due to the presence of free ions. ठीक है, और फ्री आयंस की वजह से कुछ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे ओ लेवल में, होते एसिड्स। एसिड कोवेलेंट होते हैं ना, लाइक HCl, बट इफ यू ऐड एसिड इनटू वाटर इट फॉर्म्स एन एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज़ इट आयनाइजेस टू गिव H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्योंकि हम आयनिक कंपाउंड को डिस्कस कर रहे हैं, तो आयनिक कंपाउंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन एंड इन एक्वस स्टेट, नॉट इन सॉलिड स्टेट। बस ये बताना था मुझे। क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा भाई, कोवेलेंट बॉन्डिंग की तरफ हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, लेकिन मेटालिक बॉन्डिंग आपने देखो, मेन जो है ना इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग ही है। आयनिक बॉन्डिंग बस यही था जो अभी पता है ओ लेवल वाला। मेटालिक बॉन्डिंग भी सारा ओ लेवल वाला। ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग में वी हैव मेटल पॉजिटिव आयंस सराउंडेड बाय सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो लेवल में था ना, बिल्कुल वही है मेटालिक बॉन्डिंग। मेटल्स में वी हैव मेटालिक बॉन्डिंग। सर क्वेश्चंस भी सिमिलर आते हैं जैसे ओ लेवल्स में हाँ, आते थे। सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, बहुत कम आएंगे। आपको डॉट एंड क्रॉस बनाने के लिए वो बहुत रेयरली कह देगा 1 या 2 मार्क्स के लिए। अब क्या वो ओ लेवल के क्वेश्चन तो नहीं देगा ना। और फिर एडवांस वर्जन इसका है नहीं, जो ओ में था वही है। कोवलेंट बॉन्डिंग का बड़ा एडवांस वर्जन आने वाला है। ठीक है, आयनिक और मेटालिक तो सेम टू सेम है। अच्छा, मेटालिक बॉन्डिंग में आप जब मेटालिक बॉन्डिंग बनाते हो तो यू यूज टू ड्रॉ मेटल पॉजिटिव आयंस and these were surrounded by sea of delocalized electrons. Remember, we have regularly arranged layers of metal positive ions and electrons जो है ना वो ऊपर नीचे बनाते हैं इसमें। ये पता नहीं क्यों रिसेंटली बार बार ये मेटालिक बॉन्डिंग बनाने के लिए कह रहे हैं। तो बच्चे पता नहीं क्यों गलत बना के आ रहे हैं, अजीब अजीब सी बना देते हैं। यू गाइस शुड नो हाउ टू ड्रॉ मेटालिक। चाहे कोई भी मेटल हो ना, उसकी मेटालिक बॉन्डिंग एक ही बनेगी, चाहे कॉपर हो, चाहे सोडियम हो, चाहे ग्रुप 1 का हो, चाहे ग्रुप 2 का हो, चाहे ट्रांजिशन मेटल हो। मेटालिक बॉन्डिंग तो एक ही तरह से बनती है ना। और लेबल भी करते हो उसको, लेबलिंग भी करना। मेटल पॉजिटिव आयंस है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको हमने कहा था सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स का नाम मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी था, राइट? क्लियर है? यस सर। अच्छा, मेटल्स का भी, एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 1 मेटल्स, रेस्ट ऑफ द अदर मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स ना। हाई मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ मेटल्स। मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि इनके पास भी जाइंट मेटालिक लैटिस होता है ना, स्पेशली ट्रांजिशन मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। दे हैव जाइंट
सेम जो आयनिक कंपाउंड के लिए लिखा था वही रीजन है. दे हैव जाइंट मेटालिक लैटिस. So huge amount of energy is required to break many strong. अभी जो attraction है between metal positive ion and sea of electrons is electrostatic attraction. Many strong electrostatic attractions, या इसको आप many strong metallic bonds भी लिख सकते हो. Right? क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. चलो, Yes, sir. कोई क्वेश्चन? No, sir. चलो जा सकते हो अभी आप लोग. नेक्स्ट क्लास में देखो कोवलेंट बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे, वही डिफरेंट है इसमें. ठीक है, बाकी तो सारी वही चीज है. कोवलेंट बॉन्डिंग जब पढ़ लेंगे तो फिर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, सिंपल कोवलेंट और जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स. उनकी प्रॉपर्टीज जब हम कंपेयर करेंगे ना आयनिक कंपाउंड और मेटल्स के साथ, तो एक बार इनकी बॉन्डिंग और देखेंगे सब. ठीक है, जा सकते हो अभी. अल्लाह हाफिज.